हाय मित्रों, आप सभी का एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल IAS पे। आज हम लोग सीटेट में पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक से अधिकतम प्रश्न देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में, ये देखेंगे। प्रीवियस ईयर में पेपर में कौन कौन से प्रश्न बने हैं ये जानेंगे। और हम देखेंगे कि ये किस बेस्ड है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का बेस क्या है। तो आप देखेंगे कि यह NCERT बेस्ड है, NCERT बेस्ड प्रश्न पूछते हैं आपसे यहाँ। और यह एक ऐसा खंड है कि जहाँ से बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं और यह आपके पूर्णांक में बहुत बड़ा ही भाग करता है, जिससे आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं, आप अपने कटअप को छूते हैं, एक अच्छा नंबर लाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले कुछ शब्दों के साथ हम करना चाहते हैं कि बस कुछ देर की खामोशी है, बस कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इसी के साथ दोस्तों, पूरे हौसले के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या प्रमुख हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं परिवार, पर्यावरण की। देखिए, समझते हैं, क्लास को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं। परिवार, मैंने कहा आपसे कि परिवार क्यों पहले परिवार ही आया, यह जानते हैं। क्योंकि बच्चे का जो पहला पर्यावरण से उसका नाता बनता है, वो उसका पहला पर्यावरण, पहला समाज, पहला इन्वायरमेंट कौन होता है? उसका परिवार। तो यानी आप देखेंगे, मैंने कहा कि ये NCERT बेस्ड, यहाँ आप देखेंगे 1 से 5 तक के NCERT बेस्ड प्रश्न बनते हैं। आपसे यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। और आप देखेंगे इस टॉपिक से विगत वर्षों में लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे तो कम से कम क्वेश्चनों की जो संख्या है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हर बार बनते हैं। आप देखेंगे हर बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो बच्चे का पहला पर्यावरण क्या होता है? उसका समाज जो होता है, पर्यावरण या उसका समाज जो होता है वो क्या होता है? उसका परिवार होता है। उसका क्या होता है? परिवार होता है। अब परिवार भी कैसा होता है हम अपने समाज में देखते हैं। तो हमारे यहाँ जो समाज है, पहले आज के लगभग 50 वर्ष पूर्व या 20 वर्ष 30 वर्ष पूर्व आप देखेंगे तो संयुक्त परिवार होता था। आपको ज़्यादा से ज़्यादा संयुक्त परिवार देखने को मिलते थे, लेकिन अब यह कल्चर बदल गया है। एकल परिवार भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार देखने को मिलेंगे। तो परिवार को अगर हम परिभाषित करते हैं तो 2 रूपों में बांट लेते हैं। पहला क्या कहता है? एकल परिवार। दूसरा संयुक्त। दूसरा क्या कहता है? संयुक्त परिवार की बात करता है। अब एकल परिवार में कौन कौन आते हैं? यहां से प्रश्न हर बार बनता है। एकल परिवार में कौन कौन आते हैं आप देखेंगे तो एकल परिवार में आते हैं माँ बाप और आपको कौन देखने को मिलेगा? बच्चे। माँ बाप और बच्चे, ये एकल परिवार में मिलता है। संयुक्त परिवार में आप देखेंगे, आप सभी लोग भली बात परिचित होंगे, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, भैया भाभी, है ना, बुआ, ये क्या मिलेंगे आपको? ये संयुक्त परिवार होते थे जो एक साथ रहते थे। यह परंपरा थी हमारे देश में देखने को मिलती है। तो सबसे अधिक संयुक्त परिवार भारत में रहा करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार की परंपरा देखने को मिलेगी आपको। यहां से प्रश्न बनते हैं कि एकल परिवार में कौन कौन होता है, आपसे पूछ देगा। तो आपको ऑप्शन में माँ बाप और बच्चे, दादा दादी और बच्चे, है ना, ये प्रश्न बनेगा। तो आप क्या कहेंगे? एकल परिवार में केवल माँ बाप व बच्चे, वह क्या कहलाएगा? एकल परिवार। संयुक्त परिवार में मैंने आपको बताया दादा दादी और आपको देखने को मिलेगा चाचा
चाचा चाची, चाचा नाम का भी प्राणी होता है ना चाचा चाची आपको मिलेंगे, दादा दादी मिलेंगे, माँ बाप मिलेंगे, आपके माँ बाप भी मिलेंगे आपके इसमें, ठीक है। और नाना नानी भी मिलेंगे, नाना नानी, नाना नानी हो गए, मामा मामी हो गए, मामा मामी हो गए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। और तो यह हो गई परिवार। परिवार को हमने दो भागों में बांट लिया, आपने देखा। तो मैंने बताया क्या होता है संयुक्त परिवार और एकल परिवार। दूसरा चीज इसमें देखते हैं कि जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो निर्धारित की गई है, फ्रेमवर्क 2005, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि एनसीएफ कब आया, उसके तहत क्या किया गया। तो यह आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि ईवीएस को एनसीएफ के तहत कितने भागों में बांटा गया। एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, कब आया, 2005 में। क्या निर्धारित किया गया, पाठ्यक्रम किसका, 3 से 5। यहां से बना पूछा जाएगा कि क्या निर्धारित किया गया, 3 से 5 के तक के पर्यावरण अध्ययन को कई थीमों में बांटा गया, केवल 3 से 5 तक के बच्चों। पहले तो 1 से 2 तक मैं बात, आप कहेंगे सर 1-2 कहां गया, तो 1-2 में पर्यावरण नहीं होता, 1-2 में पर्यावरणीय अध्ययन नहीं होता, क्योंकि बच्चा भी समझ रहा होता है ना, उसको अपना समाज, उसके माता पिता ही उसके क्या होते हैं, पर्यावरण होते हैं, समाज होता है उसका। तो 3 से 5 तक में एनसीएफ ने तय किया, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो निर्धारित करते हैं उन्होंने तय किया कि 6 भागों में पर्यावरण के थीमों को बांटा गया। यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि एनसीएफ 2005 के तहत पर्यावरणीय अध्ययन को कितने थीमों में बांटा गया। तो कितने थीमों में बांटा गया आप देखेंगे, 6 थीमों में। कितने थीमों में बांटा गया, 6 थीमों में बांटा गया। वो 6 थीम क्या थी, क्या थी, पहला परिवार एवं मित्र, क्या थी, परिवार एवं मित्र। आप क्या देखेंगे, परिवार एवं मित्र। पहला बच्चे का परिवार ही क्या होगा, उसका परिवार एवं मित्र। दूसरा बच्चे को क्या आवश्यकताओं के आधार पर सोचिए, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, छठवां चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये छठा स्थान दिया गया कि जो चीजें हम बनाएंगे और जो चीजें करेंगे, इसको छठवां स्थान। पहला स्थान परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा। भाई ये जब सारी चीजें आपके पास होंगी तभी तो आप यात्रा के बारे में सोचेंगे। परिवार एवं मित्र हो पहली आवश्यकता, दूसरी भोजन, तीसरी पानी, चौथा आवास, फिर यात्रा, फिर चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि एक ऐसा थीम है जिसकी उप थीम भी, वह उप थीम क्या है, परिवार एवं मित्र। पूछेगा कि परिवार एवं मित्र की उप थीम है तो कौन सी है, संबंध, कार्य, खेल, जानवर, पौधे। यह किसके थीम है, किसके उप थीम है, परिवार एवं मित्र के, परिवार एवं मित्र के। हमारा प्रश्न कि एनसीएफ 2005 के तहत पर्यावरणीय अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया, तो आप क्या उत्तर देंगे, 6। किस एक का उप थीम है, किस थीम का उप थीम है, उपभाग है, तो आप बात करेंगे परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र क्या है, संबंध है, कार्य है, पेड़ पौधे हैं और जानवर है, खेल है, ये सब परिवार एवं मित्र के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने देखा, अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, टेक्निकल एरर हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ आप लोगों से, क्योंकि मैं इन दोनों मैटरों को दोनों में देना चाहता हूं। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पे आप देखेंगे कि इंग्लिश संस्करण ही मान्य होता है, तो इसलिए इसको हमने इंग्लिश संस्करण में भी, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में भी रखा, ताकि जिन बच्चों को हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो हिंदी में, और जो बच्चे इंग्लिश माध्यम के वो इंग्लिश में भी इस बात को समझ सके। ठीक है, दोनों भाषाओं को हम मिक्सअप समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि वे चीजें जिनसे पिछली संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। यहां से भी प्रश्न आपके लगभग 1 नंबर के प्रश्न आपके यहां से भी बनते हैं। आप देखेंगे तो लगभग 1 क्वेश्चन बनते हैं इन सब से। वे चीजें
जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है, यानी थिंग्स दैट रिवील अबाउट द पास्ट कल्चर। मतलब आपके अपने पास्ट कल्चर के बारे में जानना हो तो क्या क्या है। जैसे जो इतिहास का विद्यार्थी होगा, जिसने इतिहास पढ़ा होगा, सबने ही पढ़ा होगा लगभग, इतिहास के बारे में जानते होंगे। या हम अपनी बात करते कि पीछे अब बच्चे को पढ़ाना है, जैसे हम एक क्लास ले रहे हैं, ऐसे अगर मान लीजिए हम ईवीएस की क्लास ले रहे हों और 1 से 5 तक के बच्चे के, यानी 3 से 5 तक के बच्चों की क्लास ली जाए तो हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे कि अगर हमें अपने पास्ट के बारे में जानना है तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे हमें अपने पास्ट के बारे में जानकारी मिलती। तो जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे जिन्होंने आर्ट्स पढ़ाई की होगी, आर्ट्स से पढ़ाई की होगी बीए, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान है, और साइंस माध्यम के बच्चों के लिए भी ठीक है। उससे भी कैसे पता करते हैं आइए देखते हैं। तो जो पहली चीज़ होती है जो हम जानकारी करते हैं, कहते हैं पुस्तक की तरह। जैसे पुस्तक से हमारे अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। कुछ किताबें हैं, जैसे वैदिक युग की बात की जाए तो जो उस युग के ग्रंथ हैं, जो उस युग के धर्म है, पुराण हैं, उनसे जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कुछ यात्रा वृत्तांत हैं, कुछ सिक्के मिलेंगे। भाई आप देखेंगे प्राचीन काल के इतिहास के बारे में, प्राचीन अगर हमको जानना है, पास्ट कल्चर के बारे में जानना है, तो उन संस्कृतियों सभ्यताओं के बाद जो खुदाई हुई उनसे प्राप्त जो वस्तुएं हैं उन्हीं के आधार पे तो इतिहास लिखा गया है, इतिहास का वर्णन किया गया है। तो उसमें प्रमुख रूप से आपको सिक्के मिले, इमारतें थीं, धरोहर थीं, है ना। तो इनसे क्या हुआ, इनसे इतिहास लिखा गया, मतलब हमारे पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें प्रमुख क्या है, जैसे पुस्तकें हैं उसी तरह इमारतें, दरवाजे, सिक्के, चित्र भी, हमें चित्रकलाएं भी हैं। जैसे प्रश्न आता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। फिर भी हम बता दे रहे हैं, भाव चित्रात्मक लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। तो उस समय के चित्रों से भी जो चित्रकलाएं थी, जो चित्र थे जिनको उकेरते थे, दीवालों पे उकेरा गया, जैसे आप अजंता एलोरा की गुफाएं देख लीजिए, तो उनसे भी क्या मिलता है, हमको अपने पास्ट कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त होती। यानी पहला दस्तावेज जो लिखित हो, दस्तावेज लिखित होते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पूछ देगा दस्तावेज क्या होते हैं, पूछ देगा क्या यह लिखित होते हैं, उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनते हैं कि एक लिखित दस्तावेज या दस्तावेज होगा जो लिखित ना हो, लिखित हो, है ना, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो दस्तावेज क्या होता है, लिखित होता है। दस्तावेज क्या होता है, लिखित होना है, यह एक उसकी अनिवार्य शर्त है कि दस्तावेज लिखित होते हैं, उन्हें पढ़कर हम बीते समय के बारे में जान सकते हैं। हमारे जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, उनसे ही तो हमें पता चलता है। या जो विदेशी यात्री भारत में आए थे उनका जो यात्रा वृत्तांत है, उसके बारे में पढ़ के हम अपने भारत के उस समय के काल के बारे में जान सकते हैं, उस समय के बारे में जान सकते हैं। आइए, और उस समय के समाज और उनके रहन सहन और भाषा के विकास को हम जान पाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या आई, कोई कहता संस्कृत आई जो देव भाषा थी, देवता बोलते थे, फिर उसके ही समकक्ष एक भाषा चलती थी, फिर वह भाषा आ गई, फिर वह भाषा, तो धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। मतलब उस समाज जो दस्तावेज होता है वो लिखित होता है, वह उस समाज के रहन सहन, समाज में कैसे रहते थे, क्या भाषा थी, यह सब जानकारियां देता है। और क्या है, चित्र है। पुराने चित्रों मूर्तियों को देखकर उस समय की कला के विकास को देखा जा सकता है कि उसकी कला, उस समय की कला कैसी थी, ठीक है। और इमारतें, इमारतों की बनावट, सामग्री, निर्माण, यह सब बताते हैं कि उस समय के विकास को समझा जा सकता है कि भाई उस समय का विकास कैसा था। सिक्के, सिक्के क्या बताएंगे कि किन किन देशों से हमारा व्यापार होता था, लेन देन कैसे होती थी, ठीक है। तो इस सब के बारे में हमको जानकारियां मिलती हैं। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, अब हम देखते हैं स्तनधारी सरीसृप, कीट एवं पक्षी। क्या बात करेंगे अब हम, स्तनधारी क्या होते हैं, सरीसृप क्या होती है, कीट क्या होते हैं, पक्षी क्या होते हैं, क्या इनमें अंतर होता है। यहां से भी आपको प्रश्न मिलेंगे। जैसे मिल जाएंगे मक्खी, मक्खी क्या है, कीट है।
पक्षी है? यह प्रश्न आपको मिल जाएंगे, यहां से प्रश्न मिलेंगे। मधुमक्खी क्या है, तितली क्या है, चींटी क्या है, केचुआ क्या है, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। क्या होते हैं स्तनधारी? स्तनधारी क्या होते हैं? तो आप देखेंगे स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। स्तनधारी जीव यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ देखिए नहीं बदलता, यानी इनके जो शरीर का ताप होता है वह बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। जैसे कौन कौन से हैं? मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली, यही है ना, आदि स्तनधारी जीव आते हैं। स्तनधारी जीव है, प्रश्न बना देगा, स्तनधारी जीव हैं व्हेल मछली और टारपीडो, स्टारफिश, और किसी मछली का नाम दे देगा तो आपको समझ में आएगा मछली कहाँ स्तनधारी होती है। आप गलत करके चले आएंगे, यानी मछलियों में स्तनधारी होती है, उस मछली का क्या नाम है? व्हेल मछली। व्हेल मछली क्या करती है? अपने बच्चों को दूध पिलाती है। और मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये तो सबको पता है। और पक्षियों में आप देखेंगे तो कौन है? चमगादड़। चमगादड़ क्या करती है? अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, आइए सरीसृप देखते हैं क्या होता है। रिप्टाइल्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का एक समूह है। सांप, छिपकली, कछुआ सबसे महत्वपूर्ण। यह क्या करते हैं? रेंग के चलते हैं। क्या करते हैं? रेंग के चलने वाले। ये धरातल पर ऐसे प्राणी हैं जो क्या है? रेंग कर या सरक कर चलते हैं। वह क्या कहलाते हैं? सरीसृप कहलाते हैं। जिसमें प्रमुख क्या है? सांप। अच्छा, हवा में सांस लेने वाले, हवा में जो प्रमुख है कि हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का एक समूह, जिसमें प्रमुख क्या है? सांप, छिपकली। या पूछ दे कि वे प्राणी क्या कहलाते हैं जो हवा में सांस एवं रीढ़धारियों का समूह कहलाता है। हवा में सांस लेने वाले एवं रीढ़धारियों का समूह कहलाता है तो क्या कहलाएगा? रिप्टाइल्स या सरीसृप। ठीक है, प्रमुख क्या है? सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, टुएट्रा। यह प्रमुख हैं, सरीसृप में आते हैं। आपको दे देगा, आपको उसमें से 4 विकल्पों में से चयन करना होगा। जो 4 विकल्प होंगे उसमें से आपको इसका चयन करना होगा। ठीक है, कि सरीसृप क्या है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कीट देख लीजिए, कीट में क्या है? कीटों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से कीट में आते हैं देख लीजिए। इंसेक्ट में कौन कौन से आते हैं? मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, केंचुआ, यह सब क्या आते हैं? कीट हैं। ठीक है, क्या है? कीट। आगे देख लीजिए, पक्षी, पंख वाले या उड़ने वाले। पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। क्या होंगे? पीकॉक, स्पैरो, पिजन। अब हमारा यहां प्रश्न है कि पक्षी है, पक्षी नहीं है। आप लोग बताइएगा, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है कि इस समूह में पक्षी नहीं है, पहचानिए आप लोग। हम बोल दे रहे हैं। पहला ऑप्शन मोर, दूसरा ऑप्शन कौवा, तीसरा ऑप्शन गौरैया, गौरैया, और चौथा ऑप्शन चमगादड़। यह हमेशा एक विवादित प्रश्न रहा, आप लोग इसका उत्तर दीजिए कि पक्षी नहीं है। मोर, कौवा, गौरैया, चमगादड़, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। उसमें क्या है? मोर हैं, गौरैया हैं, कबूतर हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। और क्या है?
ततैया है, झींगुर है, दीमक है, मकड़ी है, टिड्डा है, तिलचट्टा है, झिंगू, बिच्छू, ये क्या है? ये कीट हैं। इसको उसमें ना समझिएगा, ये कीट हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? बत्तख, उल्लू, कौवा, चमगादड़, गिद्ध, मैना, बाज, हंस। तो देखिए इसमें आ गया आपका उत्तर, दे ही दिया चमगादड़। अब चमगादड़ स्तनधारी भी है, तो यह नहीं घबराना कि हमने तो इसको पढ़ा कि यह स्तनधारी है, हमने तो पढ़ा कि मैमल्स है, ये स्तनधारी है, तो ये पक्षी नहीं है। नहीं, पक्षी भी है कि वे जंतु जो पंख धारण करते हो और उड़ते हो, वे सभी क्या कहलाएंगे? पक्षी कहलाएंगे। तो यह भी आएगा, जिसमें बाज भी होगा, हंस भी होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है? परजीविता क्या होती है और सहजीविता क्या होती है? यह बहुत ही, देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है, परजीविता। परजीविता, अब देखिए जीविता मतलब जीवन, जीविता मतलब जीवन समझिए। पर यानी पर मतलब दूसरे पर, दूसरा या दूसरे, दूसरे पर जिसका जीवन क्या हो, जीविका जिसकी क्या हो, जिसका जीवन आधारित हो, वह क्या कहलाएगा? परजीविता। सहजीविता यानी साथ साथ की बात कर रहा, जो एक दूसरे पे निर्भर हो। समझ गए? नाम से ही देखिए स्पष्ट है, परजीविता एवं सहजीविता। तो देखते हैं क्या होता है। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, यहां से भी प्रश्न बनते हैं, हर बार बनते हैं। क्या होता है? परजीविता क्या होती है? आइए देखते हैं। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। अभी मैंने कहा वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और क्या करते हैं? और जिन जीवों पर आश्रित होते हैं उनका नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। क्या कह रहा है? कि ये दूसरे पर आश्रित होगा और साथ में दूसरे पर आश्रित है। अभी आपने कहा, मैंने कहा कि दूसरे पर क्या है? दूसरे पे आश्रित है और क्या कर रहा है? उसका नुकसान पहुंचाता है। जिस पे आश्रित है उसका नुकसान करता है। तो ऐसे जंतु क्या कहलाए जाएंगे? परजीवी जंतु कहलाएंगे। जैसे जू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां से प्रश्न बनते हैं। जू, जोंक, जोंक का जीवन किस पे? जिससे चिपकी होगी, जिस जंतु से चिपकी होगी। तो ये परजीवी मतलब दूसरे पे इनका जीवन निर्भर है। तो जोंक खुद का तो फायदा करेगी, लेकिन जहां रहेगी उसका खून चूस रही होगी, तो उसका नुकसान कर रही। ऐसे जितने भी इस समूह में आते हैं सबकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जोंक, जू, अमरबेल, एंटीमीवा, फीता कृमि, यह सभी क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। फीता कृमि से होने वाले रोग का आप नाम बताइए। यह प्रश्न भी बनता है, आप लोग बताइएगा कि फीता जो कृमि होता है उससे कौन सा रोग होता है। आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, और इसी संबंध को देखो क्या। तो जब एक जीव को फायदा हो तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान हो, तो यह दोनों का जो परस्पर संबंध है यह परजीविता कहलाती। एक दूसरे पर निर्भर रहना और जिस पे निर्भर हो उसका नुकसान पहुंचाना परजीवी जंतु कहलाता है। और यही उन दोनों के बीच जो अंतर संबंध होता है वह परजीविता कहलाता है। आते हैं सहजीविता, इसमें जो प्रमुख है वह यही है, वो उसके उदाहरण है जिसको आप लोग जान लीजिए जो प्रमुख है। आगे देखते हैं सहजीविता क्या होती है। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर क्या हों? निर्भर हों, और वो साथ में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहा जाता है। एक दूसरे पर निर्भर हैं, डिपेंडेबल हैं दोनों,
डिपेंडेबल ऑन बोथ ऑफ यू, आप देखेंगे दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, और दोनों पे, जब दोनों एक दूसरे पे निर्भर होंगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। तो यही क्या कहलाता है? सहजीविता कहलाती है, जिसमें प्रमुख क्या है? क्या आप देखेंगे, मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण हैं। यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसको जान लीजिए। इसी प्रकार लाइकेन और शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण हैं। कौन कौन से? लाइकेन और शैवाल और फफूंदी, यह सब क्या है? सहजीविता के उदाहरण। ठीक है, जहां एक दूसरे को क्या करते हैं? ये नुकसान नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। झींगुर क्या है? हम पूछते हैं आपसे, झींगुर क्या है? झींगुर किस समूह का है? कीट है, पक्षी है, कीट है, पक्षी है, स्तनधारी है, सरीसृप है, किस समूह का है? आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जानवर, एनिमल्स के बारे में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं एनिमल्स के बारे में। द डिजाइन आर ऑन एनिमल्स स्किन आर ड्यू टू द कलर ऑफ दियर हेयर। क्या महत्वपूर्ण, देखो कितना जबरदस्त है। देखते हैं, जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो खाल की डिजाइन होगी जानवरों की, वह किस पे निर्भर करती है? उनके बालों के रंगों पर। उनके बालों के रंग के कारण उनके खाल पर डिजाइन होते हैं। जो उनके खाल की डिजाइन होगी वह किस पे आधारित होगी? उनके बाल के कलर पे। ठीक है, दूसरा, जानवरों से कहां से प्रश्न बनता है? दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानवरों से यहां से प्रश्न बनता है कि जो जानवर दिन में जागते हैं, नहीं सोते, तो दिन में जागने वाले जानवर जो है कुछ ही रंगों को जो पहचान पाते हैं। ठीक है, अगला, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। जो रात में जगेंगे जानवर, वो देखेंगे आप कि वो केवल सफेद और काला ही देख पाएंगे, जो रात में जगेंगे। ठीक है, यह फर्क है। दिन में जगने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, और रात में जगने वाले जो जानवर हैं केवल 2 कलर देखते हैं। वह कौन सा है? सफेद और काला। देखिए, हमने जो प्रश्न जहां से बनते हैं इनको हम अंडरलाइन कर देंगे, समझा रहे हैं, और मैंने अपने मैटर में इनको अलग रंग, अलग स्वरूपों में भी बनाया ताकि ये चीजें समझ में आए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, है ना? कौन सी? छिपकली। ठंड के महीने में देखेंगे आप तो छिपकली कहाँ चली जाती है? छिपकली आपको अपने घरों में दिखाई देगी? नहीं दिखाई। आपको बताया कि बहुत से जानवर हैं जो क्या होते हैं, कुछ खास महीनों में, खास मौसम में दिखाई नहीं देते, सोने चले जाते हैं, जिसमें प्रमुख क्या है? छिपकली, है ना? कौन सी है? छिपकली। भाई, हम में से भी कुछ छिपकली हैं, है ना? हम में से, आप में से भी कुछ छिपकली हैं कि नहीं? जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आया, हम जग गए। जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई, हम सो गए, है ना? तो हमारे लिए भी क्या है? नोटिफिकेशन मायने रखता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, वैसे हम क्या होते हैं? जग जाते हैं। और जैसे ही परीक्षा संपन्न, और हम क्या चल जाते हैं? सोने चले जाते हैं। तो हमको सोना नहीं है, हमको जगना है, धीरे धीरे, है ना? मैंने बताया ना कि हमारा एक सैद्धांतिक होना चाहिए, एक सैद्धांतिक पक्ष होना चाहिए, जिसको हम बहुत ही मानते हैं। कि मैंने बताया कबीर दास को मैं बड़ा ही मानता हूँ। उनका एक लाइन थी, मैंने जिसको आपको बताया था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, है ना? माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आराम से करेंगे और बेहतर करेंगे, सोना नहीं है। ऐसा नहीं कि परीक्षा समाप्त होगी फिर हम सो गए, फिर पढ़ना चालू कर दिए, फिर सोए, फिर नहीं। हमें निरंतरता बहुत ही जरूरी है। देखिए, जीवन में सफलता के अनेक मायने,
अपना जो व्यू है, मेरा मानना है कि यदि हमको सफल होना है तो जो सबसे बड़ा आवश्यक होना चाहिए वो है निरंतरता, प्रतिबद्धता। निरंतर है होना चाहिए, प्रतिबद्धता के साथ हमको निरंतर होना चाहिए। किसी कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध हो जाएं पहले, और फिर क्या करें, उसको निरंतर करें। और जो सबसे बड़ा सहयोगी, जो सबसे बड़ा सहयोग देता वो है धैर्य। हमें धैर्य बनाए रखना है, क्षणिक क्षणिक छोटी छोटी बातों पे घबराना नहीं, है ना। एक देखिए, हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा जगत में आज के पूर्व, हम आज के हिंदी सिनेमा की जगत की बात नहीं करते, आज से 90 की दशक की मूवीज़ के जो चलचित्र, जो सिनेमा जगत है, उसके गाने, उसके बोल, गीत के बोल, नायक का किरदार अमर होता था। आप देखेंगे, है ना, एक गाना है ना, फिल्म का नाम नहीं याद हमको, है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बातों को, इन बातों में क्या है रहना। तो क्या है, किन की बातों का आप ध्यान दे रहे हो? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जिनकी धारणाएं क्षणिक हैं, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाए, वो आते हैं आपको बताएंगे ये नहीं हुआ, अरे अभी तो तुमने ये नहीं कर पाए, अरे ये कर लिया। क्या ये हमारे समाज में दिन प्रतिदिन, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान को भंडारण करना या स्मृतियों में सजो लेना नहीं, तथ्यों को दिमागों में भर लेना नहीं, बल्कि विचारों में परिवर्तन, आपके बदलाव होना चाहिए। यह है शिक्षा का महत्व। हमारे यहाँ क्या है, और आजकल तो मानवता, मानवीयता रही नहीं गई। क्यों नहीं रह गई है? शिक्षा मुख्य रूप से केवल दो अर्थों में दी जा रही है, काम और अर्थ। केवल दो अर्थों में आपको शिक्षा मिल रही है, जिसकी वजह से निरंतर हमारा जो समाज है वो अवनति की तरफ जा रहा है। बड़ा दुख होता है जब सुबह पेपर उठाओ पढ़ो कि एक अबला के साथ, एक नारी के साथ अमानवीय घटनाएं हो जाती। उस दिन पूरी मानवता शर्मसार हो जाती है। इसका प्रमुख कारण है शिक्षा, इसका प्रमुख कारण है शिक्षाविद। केवल जो शिक्षाएं हैं हमारी, आप लोगों से जो बच्चे देख रहे हैं, जो आने वाले समय में एक बेहतर कपल बनेंगे, या जो भी देख रहे हैं, जो हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों में मानवीय गुणों का संप्रेषण करिए, न कि उनको मानव रहने दीजिए, मशीन मत बनाइए। निरंतर गिरावट मशीनीकरण के कारण, इस आधुनिकता के कारण, मैं आधुनिकता का विरोधी नहीं हूं, मैं नहीं कहता कि मैं आधुनिकता का विरोधी हूं, लेकिन आधुनिकता के नाम पे फुहड़ता, अश्लीलता, अगर इसको आधुनिक कहते हैं, इसको आधुनिकता कही जाती है, तो मैं प्राचीन होना पसंद करूंगा। आधुनिकता का अर्थ होना चाहिए सही मामले में पारदर्शिता, विचारों में समदर्शिता, न कि फुहड़ता। जो आज के गाने, जो आजकल की मूवियां, चलचित्र जो बनाए जा रहे हैं, वो आप अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं दे सकते। तो बहुत ही खराब स्थिति चली जा रही है, क्योंकि शिक्षा को केवल पैसा, धनोत्पार्जन के लिए पढ़ा जा रहा है, इससे ज़्यादा मनन चिंतन के लिए नहीं किया जा रहा है। इससे हमारे समाज में लगातार गिरावट,
देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ी आबादी आप देखेंगे जो महिला है हमारे भारत में, उसको लेके अभी एक राजनीतिक पुरोधा हमारे पड़ोसी राज्य के चीफ मिनिस्टर द्वारा एक शर्मनाक अभद्र टिप्पणी की गई महिलाओं को लेके, जहां पे आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के द्वारा, विधायक दल के नेता के द्वारा, बहुमत दल के नेता के द्वारा आज जनसंख्या वृद्धि का कारण महिलाओं को बताया गया, महिलाओं को अशिक्षा को बताया गया। और भी जिस भाषा में बताया गया वो हम आपसे बता नहीं सकते। हमें बताने में, कहने में शर्म आ रही है। अगर यह बात हम कहें तो कहीं ना कहीं हम अपनी माताओं बहनों के बारे में हम इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता रखते हो तो मैं उसका वर्णन कर पाऊं। उससे भी शर्मनाक बात तो यह देखने को मिली कि उसको राजनीतिक दलों के द्वारा समर्थन प्राप्त था। वहां पे बैठे दल के, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, पुरुष वर्ग ऐसे सुन रहा था, पुरुष वर्ग के नेता मानो मनोहर कहानियां सुनाई जा रही हों। कितनी शर्म है, शर्म आती है। और इस शर्म का कारण आप खुद हैं, महिलाएं खुद हैं। यह शोषक वर्ग ही उसका जिम्मेदार है। भारत में उस समय भी जब ब्रिटिश साम्राज्य था, चाहे मुगल साम्राज्य था, तो भी कुछ लोग थे जो उन शासन से खुश थे कि ठीक है भाई, चल रहा है, चलने दो भाई। उसका विरोध क्यों मैं आपके लिए लड़ूं? लड़ना तो आपको है, खुद से, खुद को लड़ना। आप लड़ेंगे, आपको लड़ना चाहिए। आपकी बहुत बड़ी आबादी, तो उस समय लोग नहीं लड़ते थे, हमको क्या है? तो आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप ऐसे सभी विचारों को शून्य करिए। शून्य करने के लिए आपके संविधान के द्वारा सबसे बड़ा अधिकार है मताधिकार। जब भी आप किसी विचार को मत देके अपने संसद में या अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने विधानमंडल में भेजती हैं, तो ऐसे दूषित, ऐसे ग्रसित, ऐसे कुंठित मानसिकता को बढ़ावा न दीजिए। ऐसे मानसिकतावादी को, ऐसे सोच को आपको रोकना होगा और यह लड़ाई आपको ही जीतनी होगी। सब कहने का तात्पर्य कि पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, चिंतन करिए, मनन करिए। आइए अपने टॉपिक्स पे आते हैं। कुछ जानवर देखेंगे, जानवरों को लेकर हमने पढ़ा, जिसमें हमने प्रथम उसके खाल की डिजाइन किस पे डिपेंड करती है, उनके रंगों पे। दूसरा, दिन में जागने वाले, रात में जागने वाले जीवों में फर्क क्या होता है। जो रात में जागते हैं वो केवल 2 कलर देख पाते हैं, और जो आमतौर पे जो दिन में जागते हैं वो कुछ ही रंग देख पाते हैं। और कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली। अनिष्ट होना होगा, भूकंप आना होगा, तो वो पहले ही समझ जाते हैं। चूहे, समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं जानवरों में क्या प्रमुखता है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवर देख भी सकता है, सुन भी सकता है, और आपकी वात्सलता, आपके प्यार को महसूस भी कर सकता है। आपने पेट रखा होगा, डॉगी रखा होगा, बहुत सारे लोग होंगे। आपका स्पर्श कैसा है वो समझ जाता है, वो आपको प्यार समझ जाता है। तो यानी स्पर्श भी समझ जाता है, देखने की भी है, सुनने की भी है, उसके पास शक्ति होती है। और कई जानवरों की अपनी भाषा भी होती है। कुत्ते भी देखिए भौंकते हैं, बातें करते हैं आपस में एक दूसरे से। पक्षियों की भी अपनी एक भाषा होती है। जैसे एक काल्पनिक है, जैसे आप लोग देखते होंगे मोगली, मोगली आता है ना, मोगली, जो हम सभी में जिनकी शादी हो गई बच्चे होंगे, उनके बच्चे देखते होंगे मोगली। तो देखो वो जानवरों की भाषा में बात करता है, जानवरों की भाषा समझ सकता है आसानी से। तो जानवरों की भी अपनी भाषा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, वह शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जान लो।
कि जिन जानवरों के बाहरी कान हो, छिद्र न हो, जिनके छिद्र न हो, बाहरी कान हो, वो बच्चे देंगे। बाकी जिनके कान छिद्र नुमा होंगे वे सारे अंडे देंगे। बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए, जिन जंतुओं के कान बाहरी आवरण होंगे, दिखाई देंगे, वे बच्चे पैदा करेंगे, और जिनके कान केवल छिद्र नुमा होंगे वो क्या करेंगे? अंडे देते हैं। बिल्कुल जान लीजिए। और शरीर पर बाल होते हैं, बाल भी जान लीजिए, शरीर पर बाल प्रमुख, बाल व बाहरी कान, वो बच्चे, बाकी अंडे। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, अभी हमने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि स्तनधारियों की क्या विशेषताएं होती हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां कौन कौन सी हैं? मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है, एकदम प्रमुख है, इसको भी आप जान लीजिए। क्या स्तनधारियों की विशेषताएं? कि उनके शरीर पे क्या होंगे? बाल होंगे। क्या होंगे? उनके शरीर पे बाल होंगे, जो प्रमुख है। और कान के मध्य में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मेलियन, इनकस व स्टेपस। इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि स्टेपस, इनकस, मेलेनियन कान के मध्य पाए जाने वाले जंतुओं का समूह होगा। स्तनधारी, पक्षी, कीट, सरीसृप। उत्तर क्या देंगे आप? स्तनधारी। ये उसकी प्रमुख विशेषता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में अंडे नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। मतलब कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जो बच्चे नहीं देती, अन्यथा जितनी भी स्तनधारियां प्रजातियां हैं जो स्तनधारी हैं वो बच्चे ही देती हैं। यानी यह हो सकता है कि जो अंडे देते हैं वह भी स्तनधारी के गुण रखते हैं, यानी जो अंडे देंगे वो भी स्तनधारी गुण रखेंगे। समझ गए बात को? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। समझ गए आप? कह रहा है कि कानों का आकार भी जानवरों में जो सुनने की क्षमता होती है उसको प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। जिनके कान का आकार बड़ा होगा वो अधिक सुनेंगे, और जिनके कान का आकार कम होगा वो क्या होंगे? कम सुनेंगे। ये जानवरों को लेके हम बात करते हैं। तो हम पूछते हैं आपसे कि वह कौन सा जानवर है जो सबसे अधिक सुनेगा? इसका उत्तर आप बताइएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब जानवरों का शिकार कैसे होता है, आइए इस पे जानते हैं। क्यों होता है जानवरों का शिकार? तो जानवरों में जिसका शिकार होता है, देखिए जानवरों के शिकार पे रोक है। किसी भी जानवर को आप मार नहीं सकते, इस पे रोक है। किसी भी जानवर का आप वध नहीं कर सकते, उसका वध क्या है? निषेध है। वध क्या है? वध निषेध है। कौन से अधिनियम के तहत तो आप बताइएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अधिनियम भारत में कब आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया? हम बताएंगे आपको, ईवीएस की क्लास में सब बताएंगे, लेकिन आप इस पे बताइएगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया। देखते हैं। हाथी को उसके दांतों के लिए शिकार किया जाता है। पूछ दे कि हाथी का शिकार क्यों होता है, तो उसकी दांतों के लिए होता है। ठीक है। गैंडों के सींग के लिए होता है। चलो गैंडे से पूछते हैं, एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? किस नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है? शेर का शिकार होता है, मगरमच्छ का होता है, सांपों की उनकी खाल के लिए उनको क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। मतलब जीवों को अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु, अपने संसाधनों की पूर्ति हो तो उनके हम क्या कर देते हैं? वध कर देते हैं। जो क्या है?
पूर्णतया गलत। यह हमें नहीं करना चाहिए, यह मानवता को शर्मसार करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ जानवरों की नींद के बारे में जान लेते हैं कि कितना नींद लेते हैं। उसमें प्रमुख है गाय। गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे। जिराफ केवल कितने घंटे सोता है? 2 घंटे। बिल्ली कितने घंटे सोती है? 12 घंटे। अजगर 18 घंटे। यानी मलुकदास जी ने कहा, क्या कहा है कि बड़ा प्रकृति में विश्वास करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भाई 18 घंटे सो रहा है तो है ना कि सबके दाता राम, भाई है ही फिर। यानी वो ईश्वर को मानते थे तो पूर्ण मानते थे, ऐसा नहीं कि हम लोगों जैसे। हम लोगों की जो धार्मिक आस्था है, जो आस्था का केंद्र बिंदु है, वह कब तक रहता है? जब तक हमारा हित है। जैसे ही अनित आया हम अपने आराध्य को भी गाली देना शुरू, अपने आराध्य को भी अनिष्ट, जैसे ही हमारा अनिष्ट हुआ ऐसे ही गाली देना शुरू। लेकिन यहां पे वो अजगर क्या है, देखिए 18 घंटे सोता है, फिर भी मालिक उसको जिसने जीवन दिया है वो उसको दे रहा है। 12 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, जिराफ 2 घंटे और गाय 4 घंटे। और एक टॉपिक है जिसपे हर बार जानवरों से प्रश्न बनता है, स्लॉथ। यहां से भी हर बार प्रश्न बनता है, यहां से भी, नींद से भी बनता है। नींद से भी 1 नंबर 1 क्वेश्चन, और इससे भी जो क्वेश्चन ऑफ नंबर होते हैं लगभग 1 तय होते हैं जहां से पूछे जाते हैं। स्लॉथ, स्लॉथ आप देखेंगे, यहां देखिए स्लॉथ, इसका नहीं लगता है भालू जैसे, बिल्कुल देखिए आपको, तो यह कैसा लगता है? भालू की भांति, भालू की तरह दिखता है, आप देखेंगे स्लॉथ। पर ये भालू से क्या होंगे? अलग होंगे। यह दिन में करीब 17 घंटे, कितने घंटे? यह भालू से अलग है, और 17 घंटे यह क्या करता है? लगभग 17 घंटे उल्टे लटक कर आराम से सोता है, पेड़ पे उल्टे लटकता है और उसको पकड़ता है और उस डाल पे सोता है। और 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पे, कितना संतोषी जीव, हम लोगों की बात नहीं है। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, है ना, केवल दौड़ो, आधा जीवन तो दौड़ में निकल जाता है। कभी मामा ने कह दिया बीएड करना है तो बीएड करना है, कभी कह दिया बीटीसी करना है तो बीटी। शिक्षक क्यों बनना है? एक शिक्षक के कर्तव्य क्या होते हैं ये नहीं पता। किसी ने कह दिया शिक्षक की जॉब अच्छी है इसलिए शिक्षक बनना है, किसी ने कह दिया कि सिविल अच्छा है तो सिविल की प्रिपरेशन करनी, ऐसे नहीं, फिर गलत है, फिर आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हो। जो आपका स्वधर्म है, जिसको आप जीना चाहते हो, आप वही करो। एक बार का विरोध आपको ताउम्र आपकी पहचान बनाने में मदद करेगा। आपके जीवन कोई और डिसाइड ना करे कि आपको क्या करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि यह 40 वर्ष में सिर्फ 8 पेड़ों पे, यह महत्वपूर्ण है कि यह केवल 4 पेड़ पे, 8 पेड़ पे पूरा जीवन अपना निर्वाह कर देता है। और यह सप्ताह में केवल 1 बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, केवल 1 बार। जिस पेड़ में रहते हैं उसी पत्ते को खाकर पेट भरते हैं। इससे प्रमुख क्या है कि यह 17 घंटे उल्टे लटक के सोता है, पूरे जीवन काल में केवल 8 वृक्षों पे अपना जीवन निर्वाह कर देता है। क्या कर देता है? निर्वाह कर देता है। और सप्ताह में 1 बार शौच करने या जमीन पे आता है, 1 बार, और जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है। समझ गए आप? मतलब बहुत आलसी नहीं दिख रहा, आलसी है ना, आलसी है ना। आइए आगे देखते हैं। इससे यही प्रश्न बनते हैं कि पूरे जीवन काल में वो कितने वृक्षों पे रहता है? 8 वृक्ष। दिन में कितने घंटे सोता है? 17 घंटे आराम करता है। समझ गए? चलिए आइए अब बाघ के बारे में जानते हैं। बाघ क्या होता है, बाघ में क्या प्रमुखताएं हैं? बाघ अंधेरे में सामान्य व्यक्ति से 6 गुना बेहतर देख सकता है। प्रमुख क्या है? 6 गुना। मतलब एक मनुष्य से या आपसे, हमसे बाघ अंधेरे में 6 गुना अधिक देख सकता है। अगर हमको 200 मीटर दिखता है तो उसको
1200 मीटर। समझ रहे हैं कि लगभग हमसे 6 गुना अधिक उसको दिखाई देता है। और देखते हैं, बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेते। उसकी मूछ क्या काम करती है? सेंसर की काम करती है। कौन सा काम करती है? सेंसर का काम करती है, कि जो हवा में कंपन है उससे वो पहचान लेते हैं कि कैसे वो कौन सा जीव होगा और उसका शिकार कैसे करना है, और वो अंधेरे में उसका रास्ता ढूंढ लेते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा, ये क्या करते हैं? क्या करते हैं? देखोगे इनका एक क्षेत्र बटा होता है। क्षेत्र किस आधार पर बटा होता है? क्षेत्र का बंटवारा होता है। किस आधार पे? आप देखेंगे ये क्या करते हैं, उसको स्पॉट करते हैं। कैसे स्पॉट करते हैं? मूत्र करके, मूत्र के माध्यम से स्पॉट कर देते हैं, ताकि दूसरा जो बाघ हो उस क्षेत्र में प्रवेश न करे। ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है प्रमुख बाघ से? बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। कब चिंघाड़ेगा, कब चिल्लाएगा, गुर्राएगा, यानी वो अपनी आवाज को बदल सकता है। और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अगर गुर्राएगा तो कितने किलोमीटर? लगभग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत तेज घूमते हैं। बाहर की जो आवाज होगी उसको कनेक्ट करने के लिए बाघ के कान क्या होते हैं? बहुत तेज घूमते हैं हवा में। ठीक है। आगे, अच्छा, अलग अलग दिशाओं में घूमेंगे दोनों कान। जरूरी नहीं कि जैसे एक कान है तो अगर वो दाएं है तो दूसरा कान बाएं भी हो सकता है। दोनों अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। ठीक है। अगला, बाघ हवा से पत्तों को हिलाने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज को अंतर तुरंत भाप लेते हैं। मतलब वो जान जाते हैं कि क्या है, पत्ते के हिलने में और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को भाप लेते हैं। बहुत ही तेज या चतुर होते हैं। समझ गए? बहुत ही चतुर जानवर होता है, या बहुत ही चतुर होता है, बहुत ही स्टेमिना इसके अंदर होती है। समझ गए? यहां से प्रश्न बाघ से अगर बनेंगे तो इतने ही बनेंगे कि वह सामान्य व्यक्ति से कितना अधिक देख सकते हैं? 6 गुना। सेंसर की काम कौन करता है? उनकी मूछें। बाघ स्पॉट कैसे करता है? अपने मूत्र के माध्यम से अपनी स्पॉट करता है अपनी क्षेत्र को, ताकि दूसरा बाघ उसके क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदल सकते हैं, और प्रमुख जो हैं वो हमने आपको बताया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाथी। हाथी को देखते हैं, हाथी क्या करती है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं, देखते हैं हाथी कीचड़ में लिपटी हुई होती है, पानी में खेलती है। तो हाथी को पानी में रहना, कीचड़ में रहना बहुत ही पसंद है। जिससे क्यों? क्योंकि उनकी शरीर को ठंडक मिलती है, उनकी त्वचा को आराम मिलता है। दूसरा, हाथी के कान पंख जैसे होते हैं, जो गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हवा में हिलाकर हवा ले सकती है। हाथी के जो कान हैं आप देखेंगे पंख की नुमा होते हैं, जिसके वो क्या करेंगे? हिला के अपने शरीर को हवा करता है। ठीक है। हाथी देखो, प्रकृति ने सबको बड़ी ही खूबसूरत बनाया। यह प्रकृति की खूबसूरती जिसका हम अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी संसाधनों की पूर्ति हेतु इनकी हत्या कर देते हैं, इनका वध कर देते हैं। मानव बहुत ही क्रूर होता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन मानवता की क्रूरता बढ़ती ही जा रही है। यह खूबसूरती है, इसको हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। आइए, 3 महीने का हाथी का यहां से प्रश्न मैंने देखा है कि कई बार बने हैं, कि हाथी के 3 महीने का जो हाथी होता है, बच्चा होता है, उसका वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है, और एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते खाता है। भैया, कम से कम 100 किलोग्राम एक हाथी खाता है दिन भर में। हाथी के
बहुत ही कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। क्या महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहाँ उल्टा लोग कहते हैं कि इसकी शरीर जो है हाथी की भांत हो गई, ये बड़ा ही आलसी है। यहाँ पे देखो, हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, बहुत ही क्रियाशील प्राणी है ना। उसका वजन, ये नहीं कि उसका वजन उस पे बोझ है, ठीक है। अगला देखते हैं हाथी से। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, समझदार हैं। इस झुंड में 10 या 12 हाथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी पूरे झुंड की नेता होती है। यहाँ पे यानी पितृसत्तात्मक नहीं, यहाँ पे कैसा है, मातृसत्तात्मक। जो हाथी का झुंड आप देखेंगे उसमें केवल बच्चे होंगे, हथनी होंगी, और जो उस झुंड का नेतृत्व कर रही होगी वह भी महिला होगी, यानी हथनी ही होगी, और वह उसकी सबसे बुजुर्ग होती है। समझ गए। यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि उनके झुंड में हाथी की बात करेगा तो केवल बच्चे होंगे और हथनियां होंगी, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो उसका नेतृत्व करती है। और झुंड में कब तक रहेगा हाथी, 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहता है, और फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। मतलब हाथी तभी तक उस झुंड में रह पाएगा जब तक वो 14 से 15 साल का ना हो जाए। जैसे ही वो 14-15 साल का हो जाएगा वो उस झुंड से अलग हो जाए। तो जो झुंड देखते हैं वो हाथियों का झुंड नहीं होता, वो हथनियों का झुंड होता है, और उसमें बच्चे होते हैं। और कितने उम्र तक, 14 से 15 साल तक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। आइए, यह आज की लास्ट टॉपिक होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, आपको बताएंगे। आगे देख लेते हैं लंगूर के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न कभी काल पूछने को मिलता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चुकौना करता है। यानी यह कौन सा काम करता है, यह अपने साथियों को, या जो जंगल की सबसे ऊंचा पेड़ होता है वहां पे होता है, और एक खास आवाज निकालकर अपनी तरफ आ रही मुसीबतों के लिए क्या करता है, आगाह करता है। यानी ये आईबी का काम करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, है ना। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का सदस्य है। ये क्या है, हमारे यहाँ है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सदस्य है। समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। कुत्ता, कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है और उसके इलाके से ये भी क्या करता है, स्पॉट करता है। मलमूत्र के माध्यम से अपनी जगह को स्पॉट कर देता है। दूसरा कुत्ता आता है, सूंघता है, और उसको यह पता चल जाता है उसकी गंध से कि नहीं ये हमारा इलाका नहीं, और उस इलाके में प्रवेश नहीं करता। अगर कर जाता है तो आप देखते हैं झौ 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 होता है ना, आए दिन। और यह काफ़ी वफादार होता है। ये पेट्स भी होता है, आज लाखों घरों में इसको पेट्स के रूप में देखा जाता है, आप देखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ के कान होते हैं, वह छोटे होते हैं, छिद्रनुमा होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे कान होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, जो छिद्रनुमा होते हैं, दिखाई नहीं देते। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे फिर से एक बार नए उत्साह के साथ। तब तक आप लोग पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।